Hello students, so good morning. Once again welcome to the channel, and today we are going to start our fourth lecture on chapter electrochemistry, and we are doing Nernst equation. Okay, जैसा कि सामने आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ टॉपिक का नाम मैंने सामने लिखा ऑलरेडी कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। ओके, थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि थर्ड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, दैट वाज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, ई नॉट सेल से। और इसको हम लोगों ने ऊपर वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने, ई नॉट इलेक्ट्रोड। ओके, तो थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज की थी। और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का मीनिंग क्या था, कि दैट मींस कि द पोटेंशियल ऑफ ए इलेक्ट्रोड कैलकुलेटेड एट द स्टैंडर्ड कंडीशन, पोटेंशियल ऑफ ए सेल कैलकुलेटेड एट द स्टैंडर्ड कंडीशन। तो वहां पे स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या थी, दैट मींस टेंपरेचर वाज 298 केल्विन और वी कैन से दैट वाज 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो कंसंट्रेशन कितनी थी, 1 मोलर। ओके, अगर हम प्रेशर की बात करें तो दैट वाज 1 atm। सो दीज आर द स्टैंडर्ड कंडीशंस। अगर इन कंडीशंस के ऊपर हमने एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेक किया तो दैट वाज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हमने इन कंडीशंस पे एक सेल का पोटेंशियल चेक किया तो दैट वाज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। नाउ कि इफ व्हाट हैपेंड, क्या होगा अगर हम कंसंट्रेशन या टेंपरेचर में चेंज कर दें, मींस कि एनी ऑफ वन स्टैंडर्ड कंडीशन गेट चेंज। अगर हम इन स्टैंडर्ड कंडीशन में से कोई भी कंडीशन चेंज कर दे तो क्या होगा, अंडरस्टैंड। सो क्या होगा हमारा कि इफ एनी कंडीशन गेट चेंज, स्टैंडर्ड कंडीशन, दैट मींस कि वी चेंज द कंसंट्रेशन, वी चेंज द टेंपरेचर, देन कि इफ स्टैंडर्ड कंडीशंस आर चेंज्ड, okay, then the electrode potential or cell potential is calculated with the help of Nernst equation। ठीक है, तो अगर हमारी कोई भी कंडीशन चेंज हो जाए, टेम्परेचर में चेंज हो जाए, कंसंट्रेशन में चेंज हो जाए, और 99% हमारा कंसंट्रेशन में चेंज होता है बेटा, इसका भी ध्यान रखना है। टेम्परेचर में रेयरली मिलेगा आपको कोई क्वेश्चन, तो 99% हमारा कंसंट्रेशन के अंदर चेंज मिलेगा। सो देन वी हैव टू अप्लाई द नर्नेस्ट इक्वेशन। अंडरस्टैंड, यहां तक समझ में है। तो अब हम बात करते हैं कि नर्नेस्ट इक्वेशन है क्या, क्या दी थी साइन, नर्नेस्ट क्या है, नर्नेस्ट दैट नाम नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो उन्होंने एक इक्वेशन बनाई, क्या इक्वेशन बनाई, अब हम उस इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो नर्नेस्ट ने एक इक्वेशन दी हमें, क्या इक्वेशन दी, दैट इज E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT बाई NF इंटीग्रेशन, दैट इज एलिमेंटल फॉर्म ऑफ मेटल और Mn पॉजिटिव आयनिक फॉर्म, or that means we can say कि product by reactant. So this is the Nernst equation, and this is for single electrode potential। अगर हम बात करें तो ये हमारे एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए है कि अगर हम एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है तो हम एक सिंगल इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। ओके, अब हमें पहले तो ये चीजें पता होनी चाहिए इसमें ये क्या चीज है, ये क्या चीज है हमारा ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल at any condition, yes, कि चेंज कंडीशन की कितनी हमने कंसंट्रेशन की चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया है। ई नोट का हमें पता चल ही रहा है, ई नोट क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। यस, और बात करें आर क्या है यहाँ पर हमारे पास, दैट इज गैस कांस्टेंट।
ओके, टी क्या है, टेम्परेचर, एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द रिएक्शन, कि जो भी हम रिएक्शन की बात करें उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कितना ट्रांसफर हुआ है, कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या गेन हुए हैं। एफ इज द फैराडे, 1 फैराडे। यस, फैराडे हम किसकी अमाउंट बोली गई थी कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो एफ इज आवर 1 फैराडे, एम इज आवर elemental form of metal और Mn positive is our ionic form. That means after the donation or gaining the electron. So पहले तो हमें ये चीज बतानी चाहिए जो जो हमने लिखा हुआ है सब कुछ कि उनका मीनिंग क्या है हमारा, E का क्या मतलब है, E नोट का क्या मतलब है, दिस वन. So this one is for a single electrode potential. Okay, कि let us take an example, कि अगर हम एक एग्जांपल लेकर बात करें, देखिए बेटा, एक तो हम लोगों ने जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट किया, बहुत सारे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ एसएचजी, एंड देन उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने एक सीरीज में रख दिया। उस सीरीज का क्या नाम था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी पोटेंशियल है सारे किस में रखे गए हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर। तो हम किसी भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल निकालते हैं उसके बाद वो हमें मीन्स ये जो पोटेंशियल है हमारे पास, ये जो वैल्यू है वो किसकी है, रिडक्शन की है ना, तो इसलिए हमको रिएक्शन को भी हमें रिडक्शन की फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जस्ट लाइक अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, तो कॉपर का हमें पता है कि कॉपर कौन सी रिएक्शन करता है, 2 पॉजिटिव इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट इनटू Cu। तो यही रिएक्शन रहती है कॉपर की। वैसे भी अगर हम बात करें एसएचजी के साथ तो यही कॉपर क्या करता है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। अगर मैं इसके ऊपर अब अप्लाई करूं तो यही इक्वेशन हमारी कैसे अप्लाई होगी, E नॉट is equal to E is equal to E naught minus RT by NF integration Cu by Cu2 positive। अंडरस्टैंड, दैट मीन्स कि ये इक्वेशन हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये अभी तो हमने कॉपर के ऊपर अप्लाई करके देखी है। अब हमें यहाँ पे क्या चीज देखनी है, तो एक तो हमें जो चीज याद रखनी है, क्या चीज याद रखनी है कि जो एलिमेंटल फॉर्म है किसी भी एलिमेंट की, एलिमेंटल फॉर्म फॉर एनी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑलवेज टेकन यूनिटी। ठीक है, दैट मीन्स हम जहां पर भी एलिमेंटल फॉर्म है हम हमेशा वहां पर यूनिटी वैल्यू पुट करेंगे। एलिमेंटल फॉर्म को हमें यूनिटी लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लगा इसको, इसी इक्वेशन में अगर हम चेंज देखें तो इस इक्वेशन में और क्या चेंज हो सकते हैं, मींस इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT बाई NF इंटीग्रेशन 1 बाई Mn पॉजिटिव। अंडरस्टैंड, तो यहाँ तक समझ में है। ओके, नाउ अब इस इक्वेशन के अंदर हम थोड़ा सा और चेंज देखते हैं। क्या चेंज देखते हैं कि अगर हम ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं R, T, F, if these value, if the values of constant are used, ठीक है, अगर हम सबकी वैल्यू पुट कर दें, R की वैल्यू कितनी रहती है हमारे पास 8.314, ओके, दैट जूल पर केल्विन पर मोल। अंडरस्टैंड, उसके बाद अगर हम बात करें टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारा रहता है 298 केल्विन, क्योंकि हम कंसंट्रेशन में चेंज करके चलेंगे अभी। टेम्परेचर फैराडे की वैल्यू कितनी रहती है हमारे पास 96,500 कूलम्स। ओके, तो अगर हम ये सारी वैल्यू पुट कर दें और चलो पहले हम इंटीग्रेशन को हम लॉग वैल्यू में कन्वर्ट कर दें। चलो पहले तो क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन को लॉग वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम इंटीग्रेशन को लॉग में लेकर चलें तो ये इक्वेशन हमारे पास ऐसे हो जाएगी, E नॉट माइनस 2.303 RT एंड F log 1 बाई Mn पॉजिटिव। बेटा देखो यहाँ पे क्या किया है
हमने इंटीग्रेशन को लॉग वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, 2.303 लग जाता है हमारा इंटीग्रेशन को हमें लॉग में कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये सारी वैल्यू यूज कर देते हैं, e इज इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303, हम बात करते थे आर की वैल्यू रख देते हैं 8.314 इंटू टेम्परेचर रख देते हैं 298 केल्विन, एन की वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी, रिएक्शन कोई भी आएगी, फैराडे की वैल्यू रख देते हैं 96,500, अंडरस्टैंड, और लोग वैल्यू वही का वही रखते हैं 1/mn पॉजिटिव। तो अगर इन सारी वैल्यूज को यूज कर दें आपस में, इनको कॉन्स्टेंट्स वाली वैल्यू सारी वैल्यू हम यहाँ पे रख दें, तो जब सारी वैल्यू को हम सोल्व आउट करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास एक फाइनल इजी सी इक्वेशन तैयार हो जाएगी जो हमें आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करनी है, दैट इज E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन लॉग 1/mn पॉजिटिव। अब देखिए इक्वेशन कितनी इजी बनी है हमारी। जब हमने इन सभी कैलकुलेशंस को किया, ये जो सारी वैल्यूज पुट करके हमने इनको कैलकुलेशन को किया, तो हमारे पास फाइनल कैलकुलेटेड वैल्यू ये आएगी निकल के 0.0591 बाई एन। एन क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो तो हमें एलिमेंट को लेके पता लगाना पड़ेगा कि किस एलिमेंट का हमें कैलकुलेट करना है, अंडरस्टैंड। सो नाउ आवर दिस फाइनल इक्वेशन इज दिस। अब इस इक्वेशन का यूज करके हम किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्नस इक्वेशन, अंडरस्टैंड। तो चलिए इस पे एक एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल लेते हैं एक, देखिए इस इक्वेशन को हम अप्लाई कैसे करेंगे। यस, पहले इसके ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसी नर्नस इक्वेशन को पूरे सेल के ऊपर अप्लाई करके देंगे कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए कॉपर वायर dipped in 0.1 molar copper sulfate solution at 25 degrees Celsius. The standard electrode potential of copper is 0.34 वोल्ट। यस बेटा, देखिए क्या कह रहे हैं कि जो कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दिया गया है 0.34 मींस ई नोट की वैल्यू दी है हमें, ई नोट कॉपर वो कितना दिया हमें 0.34 वोल्ट, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है कॉपर डिप्ड इन 0.1 मोलर। देखो मोलैरिटी चेंज कर दी, है ना। ये जो पोटेंशियल है किस पे था, ये 1 मोलर सॉल्यूशन के ऊपर था, अब हमने मोलैरिटी चेंज कर दी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नर्नस इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो नर्नस इक्वेशन को अप्लाई करो इसके ऊपर, तो E इज इक्वल टू ई नोट कितना दिया हुआ हमारे पास 0.34, ओके, माइनस 0.0591 बाई एन। अब एन की वैल्यू निकालते हैं। अब एन की वैल्यू में पता है कॉपर की बात हो रही है, तो कॉपर के ऊपर भी हमने रिएक्शन बनाई थी। कॉपर के ऊपर रिएक्शन क्या होती है, कॉपर हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स लेता है, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट इनटू Cu, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का यूज होगा 2, दैट बाय एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दैट एन इज इक्वल टू 2, अंडरस्टैंड। तो उसके बाद हम लॉग वैल्यू बात करते हैं, लॉग 1/mn पॉजिटिव, और mn पॉजिटिव का क्या मतलब है, कंसंट्रेशन में कितना चाहिए, कंसंट्रेशन कितनी थी 0.1। यस, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। यस बेटा, ओके। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। देखिए अब अगर इसको आगे लिखने की बात करूंगा तो कैसे लिख सकते हैं, 0.34 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग, देखिए अब इस वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूं, लॉग 1/1 इंटू 10। देखो इस पॉइंट 0.1 का हमने 10 उठाया, नीचे आ गया, वो 10 ऊपर चला गया, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो लॉग 10 हो गया हमारे पास। 0.34 माइनस 0.591 बाई 2 लॉग 10, है ना। और लॉग 10 की वैल्यू ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता ही होती है, हम क्योंकि मैथ में भी यूज करते हैं। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1, सो दैट इज 0.34
0.0591/2 और इसकी लॉग वैल्यू 1 आ गया हमारे पास। अंडरस्टैंड? अब इसको सोल्व कर लो आप। 0.34 माइनस 0.0 इसको 2 से डिवाइड 2 4 8 10 5 आगे सोल्व कर देते हैं इसको। 0.34 माइनस 0295 5 0 1 तो आंसर कितना आ गया 0.3104 वोल्ट। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? दैट इज ई की वैल्यू आ गई हमारे पास। सो ई इज इक्वल टू 0.305 वोल्ट। अंडरस्टैंड? तो समझ में आया कि हम नर्मस इक्वेशन को कैसे अप्लाई करेंगे। ये हमने अभी एक एग्जांपल लिया है। अंडरस्टैंड? अभी इस नर्मस इक्वेशन को हम पूरी सेल के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। ये हमने लिया सिंगल इलेक्ट्रोड के ऊपर, अभी पूरी सेल के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। चलिए बेटा, अब नर्मस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं हम पूरी सेल के ऊपर कि इफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर गेट चेंज देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ईएमएफ, दैट मींस सेल पोटेंशियल, कि सेल पोटेंशियल के ऊपर क्या चेंज होगा। ओके, तो चलिए उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि डैनियल सेल का एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास रिएक्शन क्या थी? क्या रिएक्शन थी हमारे पास कि Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव राइज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, मतलब सिंपल सेल की बात करके चल रहे हैं, सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अगर हम इस इक्वेशन हम क्या करें कि इसमें कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं, भाई किसी भी साइड की या कॉपर साइड की कर दें या जिंक साइड की कर दें। अगर हमें इस रिएक्शन के ऊपर ईएमएफ को अप्लाई करना है इस सेल के ऊपर, सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर, तो देखिए ईएमएफ तो ऑब्वियसली हमारा चेंज होगा। अब वहां पर ईएमएफ को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। क्या कि या तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने विद द हेल्प ऑफ नर्मस इक्वेशन, जो कि हम पीछे करके आए हैं। एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने विद द हेल्प ऑफ दैट नर्मस इक्वेशन, जिंक का अलग निकाल लें, कॉपर का अलग निकालें और फिर उसको उठा के फॉर्मूले में पुट कर दें कि ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो वहां से भी आ सकता है, वो हमारा एक अल्टरनेटिव मेथड है। बट अगर हम उसको अब एक तो इसको अलग अलग करके देखने में कितना टाइम लग जाएगा, तो हम इसको ऊपर डायरेक्ट इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं कि एक पूरी सेल के ऊपर हम नर्मस इक्वेशन कैसे अप्लाई होती है हमारी, कि दैट इज EMF इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस, ओके वही चीज फिर से RT NF इंटीग्रेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है, क्योंकि पूरी रिएक्शन की बात हो रही है ना, तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये इक्वेशन हमारे लिए नर्मस इक्वेशन फॉर ए कंप्लीट सेल। फिर से वही चीज है, अगर हम सारी वैल्यूज को पुट कर दें, मीन्स अगर हम जो हमने कांस्टेंट यूज किया उन वैल्यूज को हम अगर पुट कर दें, देखिए EMF ई नोट सेल माइनस, पहले तो इंटीग्रेशन को चेंज कर लेते हैं, 2.303 RT बाई NF, अब लो वैल्यू आ गई, दैट इज प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। यस, तो अब हम बाकी सारी वैल्यूज को यूज कर देते हैं। EMF इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 8.314 298 n इंटू 96,500 और लॉग वैल्यू दैट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सॉरी डिवाइड रिएक्टेंट, है ना। वो वैल्यूज पुट कर दी, फिर से वही चीजें सारी वैल्यूज का अगर हम यूज करते हैं तो हमारे पास नेट कैलकुलेशन क्या आएगा, जो हमने पीछे किया था अभी, दैट इज EMF इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई n log प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। यस बेटा, यहां तक समझ में आया।
अब हम इक्वेशन कौन सी लेकर चलते हैं, डैनियल सेल की, उस पर हम अप्लाई करके देखते हैं इसको। देखो कि जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव राइज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। अब देखो प्रोडक्ट साइड में क्या क्या है, प्रोडक्ट साइड में तो हमारा आयन है एक्वस फॉर्म, ठीक है, ये हमारे एलिमेंटल फॉर्म है। अब प्रोडक्ट साइड में देखो कि कॉपर की एलिमेंटल फॉर्म और जिंक की आयनिक फॉर्म है। अभी हमने लास्ट उसमें क्या पढ़ा था कि किसी भी सब्सटेंस के आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, एलिमेंटल फॉर्म को हमेशा क्या लिया जाएगा, यूनिटी लिया जाएगा। अंडरस्टैंड? तो अगर मैं ऊपर लिखूंगा तो कि Cu तो यूनिटी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ऊपर क्या आ जाएगा, अगर जिंक आएगा हमारा, तो दैट इज EMF इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0591 बाई n log। देखो यहाँ पे ये चीज समझ में आनी चाहिए, प्रोडक्ट साइड में वैसे हमें दोनों चीजें रखनी है, बट कॉपर का ऑटोमेटिकली यूनिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म है, तो ऊपर आ जाएगा हमारा Zn2 पॉजिटिव। सेम इधर भी, यहाँ पे जिंक यूनिटी हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा Cu2 पॉजिटिव। यस, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इस इक्वेशन को एक अपनी सेंस में बनाना चाहें तो इसको ऐसे बना सकते हैं कि EMF is equal to E naught cell minus 0.0591 by n log oxidation by reduction, कि जिसका रिडक्शन हुआ है वो नीचे और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो ऊपर। तो ये हमने एक नई इक्वेशन तैयार कर ली। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। दैट मीन्स कि अगर हमें किसी सेल के ऊपर, पूरी सेल के ऊपर चेंज कंसंट्रेशन या टेम्परेचर किसी भी कंडीशन में चेंज है तो हम नर्नेस्ट इक्वेशन पूरी सेल पे अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज आवर नर्नेस्ट इक्वेशन। यस, तो चलिए अब इसको एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से इसको समझते हैं कि हम कैसे किसी भी सेल के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन को। दैट मीन्स कि न्यूमेरिकल पोर्शन, और इस चैप्टर के अंदर बेटा न्यूमेरिकल ही हमारा आने वाला है, एंड दैट इज कंफर्म 101% इस टॉपिक के ऊपर आपका न्यूमेरिकल रहता है। अंडरस्टैंड? 101% न्यूमेरिकल आता है हमारे इस टॉपिक के ऊपर। तो चलिए हम न्यूमेरिकल नोट करते हैं इसके ऊपर। यस, तो मैं पहले न्यूमेरिकल लिख देता हूं। चलिए बेटा देखिए, अब क्वेश्चन लिया हमने जिसके ऊपर हमें नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ दिस सेल। एक सेल का हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है। सेल हमें दी गई है, ये रिएक्शन है उसके अंदर, और जिसमें हमें गिवन वैल्यू है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रोमियम का दिया हुआ और आयरन का दिया हुआ है। अंडरस्टैंड? दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज है। ओके, अब हम पहले उसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं कि हमारे लिए इक्वेशन क्या है कि EMF इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0591 बाई n log ऑक्सीडेशन। अब वहां से देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, क्रोमियम का, दैट इज Cr3 पॉजिटिव, एंड रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है, आयरन का, दैट इज Fe2 पॉजिटिव। ये तो हमारी इक्वेशन तैयार होगी, है ना। अब हम इसके लिए क्या क्या चाहिए, हमें तो चाहिए E नोट सेल की वैल्यू, E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड, और एक चाहिए हमें n की वैल्यू, है ना। बाकी इसकी मोलैरिटी गिवन है ही दोनों की, तो हमें दो ही तो चीजें चाहिए बस। E नोट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा दोनों का गिवन है, तो उठा के वैल्यू पुट कर देंगे, E नोट सेल की वैल्यू आ जाएगी हमें। बट हमें n की वैल्यू चाहिए। अब n की वैल्यू आप इस इक्वेशन से देखो सामने, क्या इस इक्वेशन से हमें n की वैल्यू समझ में आ रही है, क्योंकि एक साइड में +3 चार्ज और एक साइड में +2 चार्ज है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स डिफर कर रहे हैं दोनों साइड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें इस इक्वेशन के अंदर बैलेंस करना पड़ेगा ताकि हमारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए दोनों साइड में, तभी तो हमें n की वैल्यू पता चल पाएगी। तो हम इसके लिए करते हैं, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर हम ऑक्सीडेशन समझे कैसे होता है, फिर हम अलग अलग लिख लेते हैं, एक अलग से रिएक्शन चेक करेंगे कि अगर हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम ने क्या किया है, Cr3 पॉजिटिव डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन्स। यस, नजर आ रहा है ना। अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में क्या हुआ है, आयरन Fe2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, इट कन्वर्टेड इनटू Fe। अब आप देखिए कि इस साइड में एक में दो इलेक्ट्रॉन डोनेट तो 3 हुए, बट गेन कितने किए गए हैं, ओनली 2। तो क्या करना पड़ेगा हमें, पहले इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है ना। सो मल्टीप्लाई दिस बाय 2 एंड दिस वन बाय 3, एंड नेट ओवरऑल रिएक्शन चेक करते हैं। फिर ओवरऑल रिएक्शन, अंडरस्टैंड। मैं इनकी ये साइड में लिख देता हूँ, क्रोमियम
Cr3 पॉजिटिव दैट वाज 0.1 मोलर, ओके, और Fe2 पॉजिटिव ये हमारे पास है 0.01 मोलर। अंडरस्टैंड? तो मैं इसको रब करने वाला हूं क्योंकि अभी। चलिए अब हम ओवरऑल रिएक्शन चेक करते हैं। जब हमने ऊपर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 यहाँ भी आ गया, 2 इधर भी आ गया और हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और यहाँ पे भी हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए 6, यहाँ पे भी आ गया 3। तो 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तो दोनों कैंसिल आउट। तो हमारे पास नेट रिएक्शन क्या बची, 2Cr + 3Fe2 पॉजिटिव गिव राइज टू 2Cr3 पॉजिटिव + 3Fe। अंडरस्टैंड? तो ये रिएक्शन में क्यों करके देखनी पड़ी कि यहाँ से हमें n की वैल्यू पता लगानी है। अब आप देखिए कि पूरी रिएक्शन में, ओवरऑल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का यूज हो रहा है, 6। दैट मींस n की वैल्यू हमें पता चली कितनी आ गई, 6। n की वैल्यू पता चली। बट एक चीज और यहाँ पे हमें नोट करनी है कि जब हमने ओवरऑल रिएक्शन चेक की तो वहां पर क्रोमियम, आयरन के आगे कोफिशिएंट भी आ गए। अंडरस्टैंड? तो ऐसी कोई रिएक्शन बेटा जिसमें हमें कोई कोफिशिएंट यूज करना पड़ जाए ड्यूरिंग द बैलेंसिंग, तो कोफिशिएंट क्या होंगे हमारे, वो पावर में चले जाएंगे। ओके, तो मैं इस इक्वेशन को दोबारा से लिखता हूं कि यहाँ पे हमें n की वैल्यू समझ में आ गई, n = पावर 6। तो इस इक्वेशन को हम दोबारा बना लेते हैं कि EMF = E0 सेल -0.0591 by n log Cr3 पॉजिटिव, ओके, और इसकी पावर कितने होंगे, 2, और नीचे वाले पे हमारे Fe2 पॉजिटिव, इसकी पावर चली गई 3। ठीक है, और n की वैल्यू हमें यहां से पता चल गई ऊपर से, दैट इज n की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ओके, तो अब हमें E0 सेल और चाहिए। E0 सेल की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। E0 सेल कैसे निकालते हैं हम, E0 सेल कैसे निकालते हैं, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, है ना। अगर हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या था, अगर हम ध्यान दें गिवन क्या था हमारे क्वेश्चन में, गिवन क्या था हमारे पास कि E0 C, ये था हमारे पास, यस, Cr3 पॉजिटिव Cr दैट वाज -0.75 वोल्ट, और E0 Fe2 पॉजिटिव Fe दैट वाज -0.54 वोल्ट। देखिए क्रोमियम की वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रोपोटेंस की स्टैंडर्ड की, और आयरन वाली भी गिवन है, लेकिन आप देखोगे यहाँ से दोनों ही वैल्यू हमारी रिडक्शन में गिवन है ना। तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उठा के वैल्यू पुट करनी है। और यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें, रिडक्शन किसका हो रहा है, आयरन का रिडक्शन हो रहा है ना। ये देखिए ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, क्रोमियम। तो कैथोड में क्या होती है हमेशा रिडक्शन, और एनोड में क्या होती है ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब हमें ये वाली वैल्यू तो कहाँ चाहिए, दैट इज -0.54 माइनस, और ये वाली वैल्यू हमें चाहिए इधर एनोड की साइड, तो दैट इज -0.75। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, -0.54 प्लस 0.75, और आंसर क्या बचा हमारे पास, दैट इज 0. हम करके देख लेते हैं, 0.5413, ओके, ये बचा हमारे पास 0.31। यहाँ पे 4 ही कर लेते हैं ताकि राउंड ऑफ हमारा एग्जैक्ट चले। यहाँ पे भी मैं 4 कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 0 हो जाता है, यस। तो यहाँ पे हमारे पास ये वोल्ट, ये किसकी वैल्यू आ गई, E0 सेल की वैल्यू आ गई। समझ में आया था क्या किया, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमें गिवन थी। और यहाँ से क्या पता लगाया कि ये वैल्यू भी रिडक्शन की गिवन है, देखिए पॉजिटिव फिर डिक्रीज हो गया, ये वैल्यू भी रिडक्शन की गिवन है, इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत, और ऑटोमेटिक यहाँ से माइनस में दी है वैल्यू, हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यू पुट की और हमारे पास E0 सेल की वैल्यू भी आ गई। अंडरस्टैंड? अब बाकी सब कुछ पुट कर दो उधर फॉर्मूले में। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, ये वैल्यू थी हमारी 0.1 मोलर, तो EMF इज इक्वल टू E0 से कितना है हमारे पास 0.34 और 0, ठीक है, -0.0591/6, और यहाँ पे क्रोमियम की कितनी है कंसंट्रेशन, दैट इज 0.1 की पावर 2, और नीचे कितनी है 0.01 की पावर 3।
ओके, समझ में आया? बस वहां पर क्या किया हमने, इनकी जो कंसंट्रेशन गिवन थी वो कंसंट्रेशन पुट कर दी। चलिए अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए EMF इज इक्वल टू 0.300591/6 लॉग वैल्यू। अब इन पॉइंट्स हटाने बेटा इनके पॉइंट को हम कैसे कर सकते हैं, इस ऊपर वाले पॉइंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.1 को मैं अगर पॉइंट हटाऊं 1/10 लिख सकता हूँ, और 1/10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। अगर नीचे वाले की बात करें हम 0.1, इसका पावर पॉइंट हटाएं तो नीचे कितना आ गया 100, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10⁻⁻2, यस और नो लिख सकते हैं ना दोनों को। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 10⁻⁻1 की पावर 2 और नीचे 10⁻⁻2 की पावर 3। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए अब आगे करते हैं, इसको और आगे लेकर चलते हैं। 0.30 माइनस 0.591/6 लॉग वैल्यू, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 10⁻⁻6। ठीक है, अब 10⁻⁻6 को ऊपर ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, दैट इज 0.591/6 लॉग 10⁻⁴, क्योंकि ये जो माइनस का 6 ऊपर जाके प्लस का हो गया, है ना। अब लॉग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लॉग वैल्यू आपको पता ही होनी चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो आप मैथ में भी यूज करते हैं। तो 0.0591 डिवाइड बाई 6 इंटू 4 log 10। यस, कि जब हम लॉग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो पावर होती है हमारी वो आगे आ जाती है। तो 4 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होगी। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1। यस, तो ये हमें बेसिक पता होना चाहिए। सो EMF इज इक्वल टू 0.30 माइनस 0.0591/6, ओके। तो दैट इज log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो दैट इज 4 इंटू 1 आ गया, 4 आ गया हमारा। यस, समझ में आ गया ना, log 10 की वैल्यू पुट कर दी, log 10 की वैल्यू हमारी होती है 1। ओके, अब देखिए बेटा, अब इसको सोल्व करना है हमें। अगर हम देखें 0.0591/6, अब या तो आप इस 6 और 4 को आपस में काट लो, यहाँ से 2 से काट करके हम वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो अगर हम इसको देखें तो हम इसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं। राउंड ऑफ मीन्स कि देखिए पॉइंट के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 है, 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो 0.059/6 है ना। अब 5 से बड़ी यूनिट है 9, तो आगे कितना कर सकता हूँ मैं, 0.06/6 कर सकते हैं ना, राउंड ऑफ करके। इसको राउंड ऑफ कर दिया हमने क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए, इंटू 4, है ना। कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बना लिया हमने। ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से क्वेश्चन को करना चाहेंगे, आप उधर उसको कट भी कर सकते थे। तो इसको मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए ऐसा किया। तो 0.01 इंटू 4, 0.30, 0.04। ठीक है, देखिए कितना आंसर आ गया हमारे पास, 0.30 माइनस 0.0462, तो आ गया हमारा 0.46 वोल्ट। ये EMF आ गया। यस बेटा, सो दिस इज आवर आंसर, अंडरस्टैंड। सो दैट मीन्स कि नर्वस इक्वेशन को हमने दोनों एक बार सिंगल इलेक्ट्रोड के ऊपर अप्लाई करके देखा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और अब हमने पूरी सेल के ऊपर अप्लाई करके देखा, दैट इज कि EMF में क्या चेंज आएगा अगर हम कंसंट्रेशन में चेंज कर दे तो इस तरीके से हमने नर्वस इक्वेशन अप्लाई की पूरी सेल के ऊपर। सो अब हमें इस टॉपिक के ऊपर आपको कम से कम भी हर एक टॉपिक पे 5 से 10 न्यूमेरिकल करने हैं। न्यूमेरिकल्स की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी वो चीज होगी, अंडरस्टैंड, ओके।